वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एक साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। तो आज का हमारा केमिस्ट्री का अंतिम लेक्चर है। आज हम केमिस्ट्री का समापन करते हैं। आई होप अभी तक जितने भी लेक्चर्स मैंने आप सभी को दिए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार की अगर फिर भी कोई क्वेरी है या कोई समस्या है या कहीं कहीं कन्फ्यूजन है या कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसे मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर आपको रिप्लाई दे दूंगा या मुझे लगेगा तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज इस अंतिम लेक्चर में हम कुछ बेसिक फैक्टों को देखेंगे जो निरंतर केमिस्ट्री में पूछे गए हैं और एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था अम्ल और क्षार का, उसको हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। बात क्लियर है? तो चलिए इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा अंतिम चैप्टर है एसिड एंड बेस। क्या है टॉपिक का नाम? एसिड एंड बेस। ये आज का हमारा टॉपिक है और इसको हिंदी में कहा जाता है अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा क्योंकि निश्चित तौर पर ये 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 10th तक ये सारी चीज़ों को आपको समझाया गया है, लेकिन कंपटीशन में थोड़ा सा एडवांस लेवल तक पूछा जाता है। इसलिए हम यहाँ पर सारे फैक्टों को कवर करते हुए चलेंगे और जितने भी वैज्ञानिक अभी तक रहे हैं उनने क्या क्या थ्योरीज दी हैं उन पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अम्ल और क्षार होता क्या है? देखो, हमारे संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, हमारे संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं और ये केवल उन पर अप्लाई होता है जो किसी न किसी प्रकार के रासायनिक यौगिक हैं, जो किसी न किसी के प्रकार के रासायनिक यौगिक हैं, केमिकल कंपाउंड हैं जिन्हें खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, पड़ी हुई हैं तो उनमें आप अम्ल क्षार, अब जैसे कहो कोई कहे कि ये मारकर अम्ल है कि क्षार है, तो ये संभव नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये एक कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है, ये हमारे कोई खाद्य पदार्थ की सामग्री की कैटेगरी में नहीं आता। तो ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं रासायनिक कंपाउंड से बनी है और निश्चित तौर पर जिन्हें हम खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं, है ना, और जो एक निश्चित मात्रा में होते हैं उनको हम एसिड और बेस कहते हैं। अम्ल और क्षार क्यों कहा गया? क्योंकि जब इनको टेस्ट किया गया तब पता चला कि एक कैटेगरी ऐसे पदार्थों की है जो स्वाद में खट्टे हैं। जो स्वाद में कैसे हैं? खट्टे हैं। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। और कुछ स्वाद में कसैले होते हैं। कसैले का मतलब होता है कड़वा। कसैले का मतलब क्या होता है? कड़वा। तो उन्हें हमने क्या कहा? क्षार कहा। अब आप कहेंगे कि कैसे खट्टे और कैसे कसैले, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं और उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। आंवला, जैसे आंवला हो गया, तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। कॉफी हो गया, तो इनमें कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जिन्हें टेस्ट करने में जो खट्टे लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल। बात क्लियर है? तो पहले हम कुछ चीजें लिखेंगे, परिभाषाएं लिखेंगे, उसके बाद आपको ये सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले 3 वैज्ञानिक थे। पहले थे अर्हीनियस ने अम्ल और क्षार की परिभाषा पर व्याख्या की। इसके बाद आए ब्रॉन्स्टेंट लॉरी, उसके बाद लुईस, है ना, लुईस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लुईस कॉन्सेप्ट दिया था, और एक और थे लक्स एंड फ्लक्स, जिनके बारे में कंपटीशन में अभी तक पूछा नहीं गया है ना। मुख्यतः आपको ये 3 वैज्ञानिकों के बारे में बात करनी है। अब अर्हीनियस भाई साहब जो थे, इन्होंने अम्ल और क्षार, देखो अम्ल और क्षार अभी तक आप लोगों ने बस ये सुना होगा कि स्वाद में खट्टे, स्वाद में कड़वे, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे पढ़े लिखे व्यक्ति जो काफी समय से पढ़ रहे हैं उनको भी ये लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं बच्चों जैसा, तो समझिए ये बिल्कुल बेसिक चीज है। इसके अलावा जब थोड़ा सा एडवांस लेवल बढ़ेगा तो वो आपसे पीएच पूछेगा। अब ये पीएच क्या है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पीएच लेवल पर एसिड बेस को क्लासिफाइड करना रहेगा। उसके बाद वो थ्योरीज देगा कि किस थ्योरी के आधार पर कौन अम्ल है और कौन क्षार है। बात क्लियर है? इसके अलावा एक आता है लिटमस पेपर, है ना। तो लिटमस पेपर
नीला होता है, लाल होता है, तो उस पर बात हम करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, इसलिए वो पूछता है कि कौन सा लिटमस पेपर काय से बनता है, कैसे बनता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। पहले हम वैज्ञानिकों की बात करते हैं, ठीक है। पहले आप ये लिख लेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं। नंबर 1, अर्हीनियस भाई साहब ने क्या कहा कि अम्ल वो हैं या अम्ल वे पदार्थ हैं, चाहे तो आप लिखते चले, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जो किस विलयन में, जलीय विलयन में, यह लिखा रहता है एक्वोटिक सॉल्यूशन, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो अम्ल हैं। H+ आयन देते हैं मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब आप कहेंगे कैसे देते हैं? जैसे मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, आपके पास जैसे मान लो आपने नींबू से एक रस निकाल लिया, एक पदार्थ हो गया। नींबू के रस को आपने पानी में मिला दिया, पानी में जैसे ही आपने मिलाया तो वो क्या हो गया, उसका जलीय विलयन। अब इस जलीय विलयन की जांच करने पर बहुत सारे प्रयोग होते हैं प्रयोगशाला में। जब इस जलीय विलयन की हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि H+ जो आयन है वो इससे निकल गया, इससे क्या हो गया, निकल गया, मतलब दूर हो गया। कैसे दूर हो गया? जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा कि जब हम पानी में कुछ चीजें डालते हैं तो वो दूर दूर होने लगती हैं। जैसे आपने कभी डिस्प्रिन टैबलेट खाई होगी सिर दर्द के लिए, तो डिस्प्रिन को जैसे हम पानी में डालते हैं और वो घुलने लगती है और उसके जो कण हैं वो फैलने लगते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। कुछ वैसा ही इसमें होता है। माना कि HCl अम्ल लिया हमने, HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को हमने लिया, HCl कहां से बना है, H+ से बना है, H+ आयन है और Cl- आयन है, लेकिन दोनों कंपाउंडेड फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो H+ आयन अलग हो गया और Cl- आयन अलग हो गया। तो मुख्यतः क्या बात कही, H+ आयन जिसने दिया वो क्या होगा, अम्ल होगा, वो क्या होगा, अम्ल होगा, वो क्या होगा, अम्ल होगा। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जो H+ आयन ग्रहण करेगा वो क्षार हो जाएगा। जो जलीय विलयन में H+ आयन देगा वो अम्ल है, जो H+ आयन ग्रहण कर लेगा मतलब अपने से सब्स्टिट्यूट कर लेगा वो क्षार हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, दूसरा पॉइंट खुद ब खुद बनेगा, दूसरा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। आपने याद कर लिया कि अर्हीनियस के अनुसार H+ आयन देगा वो अम्ल है, बस खत्म काम, जो लेगा वो क्षार है। ब्रॉन्स्टेंट लॉरी दूसरे वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन देगा, जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देगा, देखो बात वही है, बस नाम दे दिया। ये क्या कह रहा था, हाइड्रोजन आयन, ये क्या कह रहा था, हाइड्रोजन आयन या धन आयन, और ये क्या कह रहा है, प्रोटॉन, ये क्या कह रहा है, प्रोटॉन। बात एक ही है, प्रोटॉन भी क्या होता है, धन आयन होता है और धन आयन ही हाइड्रोजन पर होता है। बात एक ही है, बस कहने का वे अलग अलग है, और उसी कहने के अलग अलग वे से जब वो लिख के एग्जाम में देगा तो आपको वही लगाना होगा जिस वैज्ञानिक ने जो कहा है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन की बात कहे तो ब्रॉन्स्टेंट लॉरी लगाना है। तो जो जलीय विलयन में प्रोटॉन दे सके वो अम्ल है, और जो प्रोटॉन ले सके वो क्षार है। बस हमें एक याद करना है, जो प्रोटॉन दे सके वो अम्ल है और बाय डिफॉल्ट जो लेगा वो क्षार हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ब्रॉन्स्टेंट लॉरी ने प्रोटॉन लेने और प्रोटॉन देने की बात कही, प्रोटॉन लेने और प्रोटॉन देने की बात कही। जब प्रोटॉन देने और लेने पर उन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, तब इन्हें पता चला कि दो कंपाउंड होते हैं। मान लो कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, जब ये दो हैं तो एक प्रोटॉन देगा और एक प्रोटॉन लेगा, एक प्रोटॉन देगा और एक प्रोटॉन लेगा। तो जो एक देगा और एक लेगा, तो इसके बीच क्या होता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है ना, कहते हैं ना एक्सचेंज। आपने कई बार सुना होगा मार्केट में कि अभी भाई कंपनी में एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। आप जाइए और आपकी पुरानी चीज दीजिए और नई चीज ले लीजिए, ये क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफर हो गया। तो वैसे ही यहां क्या होता है, एक कंपाउंड प्रोटॉन देता है एक तरफ से और दूसरा दूसरी तरफ से ले लेता है, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, है ना। और इन्हीं ने इसी का नाम रख दिया प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। क्या याद रख दिया, प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। तो कई बार पूछा गया है कि प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो आपको क्या लगाना है, प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। हिंदी में इसको कहते हैं प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत।
प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। ये सिद्धांत ब्रोंस्टेंट और लॉरी के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने अम्ल और क्षार के सिद्धांत के आधार पर इसको बताया था। क्लियर है। अब हम बात करते हैं लुईस के आधार पर। तीसरे वैज्ञानिक थे लुईस, है ना। तो लुईस वैज्ञानिक ने कहा कि आपने जो बातें कही वो सही हैं, लेकिन मैं इसी बात को थोड़े से अलग प्रकार से कहता हूं और ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने बात की इलेक्ट्रॉन युग्म की। किसकी बात की? इलेक्ट्रॉन युग्म की। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉन ही समझ में नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर देखे हैं उन्हीं को चीजें सही से समझ में आएंगी, क्योंकि मैं आपसे वही फिर से कहूंगा कि स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस। 95% बच्चे इसलिए फेलियर हो जाते हैं क्योंकि वो सीक्वेंस को कभी फॉलो नहीं करते। सीक्वेंस फॉलो करने के लिए उनके पास उतनी समझ नहीं होती, या वो किसी की शरण में नहीं जाना चाहते, या वो शरण में पहुंचते हैं तो वो सही व्यक्ति की शरण में नहीं पहुंचते। ये 3 मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं और जीवन में काफी समस्याएं आती हैं। बुक में सारी चीजें दी होती हैं नो डाउट, बल्कि जितना टीचर नहीं समझा सकता उससे ज्यादा बुक में दिया होता है। लेकिन समस्या कहां है? समस्या है कि उसे हम किस आधार पर पढ़ें। कंपनी आपको गाड़ी तो दे सकती है, कंपनी आपको नई फ्रेश गाड़ी तो दे सकती है, लेकिन गाड़ी चलाना कैसे है ये आपको गुरु ही बता सकता है। बात क्लियर है। तो जब आप एक बार गाड़ी चलाना सीख गए, फिर उसके बाद आपके पास कोई भी गाड़ी आएगी आप उसका यूज बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। कहने का मतलब यही है कि आप विषय वस्तु की पकड़ पा गए कि विषय को पढ़ना कैसे है, उसका सीक्वेंस क्या है, किसके बाद क्या आता है। तो फिर संसार की कोई सी भी बुक आपको दी जाए आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लंबे समय तक दिमाग में रख सकते हैं। क्लियर है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको बड़ा बनाती हैं। तो लुईस भाई साहब ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं जोड़ा। कभी कभी हो सकता है लिखा हो इलेक्ट्रॉन जोड़ा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करते हैं वो अम्ल होंगे। अभी तक बात क्या चल रही थी? जो दान करेगा वो अम्ल है। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा वो अम्ल होगा और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा वो क्षार हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? आपको यहां उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है NH3। NH3 होता है अमोनिया। NH3 क्या होता है? अमोनिया। और ये क्या है? क्षार है। इस क्षार के पास 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, एक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हैं, लेकिन ये कैसे हैं? पेयर में हैं। पेयर का मतलब होता है युग्म में है ना। और BF3 क्या है? BF3 अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है ना। ये क्या है? अम्ल है। अब यहां पर क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण कर लेगा और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NBF3। NH3 और NBF3 ये दोनों सामूहिक रूप से कॉन्जुगेटेड हो जाएगा और ये सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो इस BF3 ने ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लिया? ले लिया। तो ये लेने वाला क्या हो गया? अम्ल हो गया। और ये देने वाला क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। तो ये दे रहा है इसलिए क्षार है, ये ले रहा है इसलिए अम्ल है। बात क्लियर है? बात क्लियर है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस सर बोलिए। ठीक है। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से अम्ल और क्षार की हम बात यहां पर करते हैं। ठीक है। अम्ल और क्षार। अब मैं एक चीज और बताता हूं कि जो अम्ल है और जो क्षार है ये जब आपस में मिलता है तो लवण बनता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है साल्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साल्ट। आप कहेंगे कैसे? जैसे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH, जब इसको आप मिला देंगे तो NaCl बन जाएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। जैसे क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। इस सोडियम ने यहां से रिमूव होकर इस क्लोराइड से बॉन्ड बनाया और इस OH ने इस H के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये NaCl हो गया और ये OH प्लस H2O हो गया। मतलब जल क्या हो गया? जल निकल गया और नमक बन गया। इसी नमक को हम संस्कृत में लवण कहते हैं, हिंदी में नमक कहते हैं, इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, है ना। और ब्रज भाषा में इसको
रामरस वगैरह भी कहते हैं, इसे बहुत सारे नाम हैं अलग अलग जगह। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आया है कि अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है, या नमक बनाने के लिए किन दो पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो अम्ल और क्षार को जब आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो आपका नमक बन जाएगा। ये नमक समुद्र में पाया जाता है। कैसे बनता है, बहुत सारी चीजें, सड़ी गली चीजें आपस में जाके विघटित हो जाती हैं और समुद्र में जमा हो जाती हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है सारे भारत या सारे संसार की जितनी भी वनस्पति है, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी के अवशेष बहाकर नदियों द्वारा समुद्र में डाल दिए जाते हैं। जब ये समुद्र में पहुंच जाते हैं तो समुद्र में इन्हीं का धीरे धीरे विघटन होता रहता है। और आपको पता होगा कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है और वही नमक सूखकर पानी बाष्पीकृत हो जाता है और नमक व्हाइट पदार्थ बच जाता है, जिसे हम नमक कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, नमक एक कंपाउंड है, लेकिन अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन समुद्र में एक पाई जाती है, क्या, शैवाल, उससे प्राप्त होता है, जिसका नाम है लेमनेरिया। ये व्यापक में कई बार पूछा गया है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो लेमनेरिया एक शैवाल होती है समुद्र के पानी के अंदर, उस शैवाल में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, उस आयोडीन उससे निकालकर फिर इसमें मिला दिया जाता है ना। तो ये फॉर्मूला बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। ये नमक आपके टाटा वाटा का मार्केट में उपलब्ध होता है। फिर आयोडीन आप खा लेते हैं तो इस आयोडीन को, इस सोडियम को आपका ब्लड ले लेता है, इस क्लोराइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है पसीने के रूप में, और इस आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि कर लेती है ना। और थायराइड ग्रंथि इस आयोडीन से थायरॉक्सिन बना लेती है, और थायरॉक्सिन में सबसे ज्यादा आयोडीन की उपस्थिति होती है। फिर आपको ग्वाइटर घेंगा रोग नहीं होता है। ठीक है, तो पहला मापदंड मैंने आपको बता दिया क्या होगा, अम्ल और क्षार की परिभाषाएं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लिटमस पेपर। क्या होता है, लिटमस पेपर। अब आप कहेंगे लिटमस पेपर क्या है, तो लिटमस पेपर तैयार होता है लाइकेन से। किससे, लाइकेन से। अब आप कहेंगे लाइकेन क्या है, तो लाइकेन कहीं कहीं ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, थैलोफाइटा, है ना। थैलोफाइटा लिखा रहता है। आप कहेंगे थैलोफाइटा क्या है, जैसे प्लांट ग्रुप होता है वैसे ही एक थैलोफाइटा ग्रुप है, जिसमें एल्गी और फंगी, शैवाल और कवक दोनों का सामूहिक रूप पाया जाता है। उस ग्रुप को थैलोफाइटा कहा जाता है। तो थैलोफाइटा का पौधा है लाइकेन, और लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस पेपर। जैसे मान लो जैसे कुछ पुराने समय में भोजपत्र वगैरह होते थे, है ना, भोजपत्र, ताम्रपत्र, तो भोजपत्र छाल से तैयार करते थे। तो वैसे ही इस लाइकेन से इस पेपर को तैयार किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाल लिटमस पेपर, एक होता है नीला लिटमस पेपर। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। कब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो या तो अम्ल होगा या क्षार होगा, यहां अम्ल होगा या यहां क्षार होगा। लेकिन कई बार समस्या हो जाती है कि अम्ल लाल को नीला करेगा कि नीले को लाल करेगा, क्षार लाल को नीला करेगा कि लाल को नीला करेगा, तो कई बार हम फंस जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताता हूं। एक अनिल नाम का लड़का है, एक अनिल नाम का लड़का है जो आलू छीलता है, और आलू छीलने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, छिलनी का। किसका उपयोग करते हैं, छिलनी का। तो अनिल नाम का लड़का है जो छिलनी से क्या करता है, रोज आलू छीलता है, क्योंकि वो रूम लेके किराए से पढ़ाई कर रहा है, तो सब्जी भी उसी को बनानी है। तो बस इतना याद रख लो कि अनिल नाम का लड़का है और जो छिलनी से क्या करता है, कोई भी चीज को छीलता है। बस इसको आपने याद कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, आप कभी भी लिटमस पेपर लाल और नीले में फंस नहीं सकते। पूछो कैसे। आ का मतलब है अम्ल, आ का मतलब क्या है, अम्ल। और अम्ल क्या करेगा, नीले से लाल करेगा, नीले से क्या करेगा, लाल। आप कहेंगे कैसे, अनिल में आ क्या है, अम्ल है, फिर ना है, फिर ला है, तो नीला, तो नीले से लाल कर देगा अनिल। और जो क्षार है, छिलनी में छा से हो या क्षार, क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा। यहां क्षार हो जाएगा, यहां अम्ल हो जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि बस एक याद कर लो, दूसरा याद करना ही नहीं है, दूसरा याद करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं पीएच की। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सोरेनसन भाई साहब,
है ना। तो सोरेनसन भाई साहब ने कहा कि नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसका सही जो प्रमाण है, जो सही प्रमाण है वो पीएच स्केल से पता चलता है। पीएच स्केल से लोगों ने कहा कैसे, तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ में H की मात्रा और OH की मात्रा फिक्स होती है, H+ और OH-, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, है ना। तो ये दोनों आयन होते हैं। जब ये दोनों आयन बराबर होंगे तो उदासीनता होगी, ज्यादा H+ है तो अम्ल है और OH है तो क्षार है। तो ऐसी इन्होंने बात कही और इस स्केल को तैयार कर दिया। और कई बार पूछा जाता है कि ये स्केल कितने भागों में विभाजित है। पीएच स्केल, पीएच स्केल में पीएच का मतलब क्या है, पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप कहेंगे कैसे, तो कोई भी पदार्थ हो, मान लो एक्स कोई भी पदार्थ है, एक्स पदार्थ पर जितनी हाइड्रोजन की पावर है, जितनी हाइड्रोजन की पावर है मतलब कितनी शक्ति है इसमें हाइड्रोजन की, जितनी हाइड्रोजन की शक्ति होगी उसी के आधार पर पीएच स्केल बनेगा, उसी के आधार पर पीएच स्केल बनेगा। तो मतलब हाइड्रोजन की शक्ति को यह स्केल दर्शाता है। 14 भागों में इस स्केल को डिवाइड किया है कुछ अजीब तरीके से। शुरुआत में 0 होना चाहिए, लेकिन 0 इसका 7 माना जाता है। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा क्यों, अभी समझ में आएगा। और स्टार्टिंग इसकी 0 से होती है और ये 14 तक जाती है। कुछ लोग ऑप्शन में क्या करते हैं, ये पूछता है कि कितने के कितने बीच में है, तो कुछ लोग 1 से 14 लगा देते हैं, है ना, जबकि 1 से स्टार्ट नहीं होता। पीएच स्केल कहां शुरू होता है, 0 से, है ना। तो 0 याद रखना आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 13 14 इस तरीके से। इस तरीके से। अब बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे मैं आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, पोटास हो गया, है ना, टाइट्रिक अम्ल हो गया, सिरका हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, है ना, सिट्रिक अम्ल हो गया, टैनिक अम्ल हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया, ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं। तो सभी पदार्थों का जब अध्ययन किया तो उनके अंदर की जो वैल्यू है वो इसके बीच में आती है, इसके बीच में आती है। तो जिसकी वैल्यू 7 है वो उदासीन है। वो क्या है, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है, ना वो अम्ल होगा ना वो क्षार होगा। फिर स्वाद में कैसा लगेगा, टेस्टलेस। कैसा लगेगा, टेस्टलेस, स्वादहीन, स्वादहीन। अब आप कहेंगे कि उदासीन किसका होता है, तो उदासीन केवल एक चीज का होता है जिसका नाम है आसुत जल। अब कहेंगे आसुत जल क्या है, तो इसको हिंदी में कहते हैं डिस्टिल वाटर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में डिस्टिल वाटर कहते हैं, हिंदी में आसुत जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आसुत जल। व्यापा में ही लिख के देता है आसुत जल, बच्चे नहीं समझ पाते। जो आप पानी पीते हैं वो शुद्ध पानी नहीं होता, जो आपके नल से पानी आता है, कहीं से भी आता है, वो आसुत जल नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ एसिडिटी या कुछ बेसिक नेचर होता है। लेकिन जो जल वर्षा से गिरता है, जो वर्षा का पानी का जल होता है, वो कैसा होता है, सबसे शुद्ध पानी होता है। क्योंकि जब वेपर बनती है, वाष्प बनती है, तो वाष्प में जितनी भी अशुद्धि है वो नहीं उड़ पाती। समुद्र का पानी जब वाष्प बनता है गर्म होके, तो सारी अशुद्धियां नीचे रह जाती हैं और शुद्ध पानी वाष्प बनता है। और वाष्प का पानी जब फिर जमीन पर वर्षा के फॉर्म में गिरता है तो वो सबसे शुद्ध पानी होता है। कई बार एक नंबर में पूछा है, नोट करके लिख लो, सबसे शुद्ध पानी वर्षा का पानी, सबसे शुद्ध पानी वर्षा का पानी क्या कहलाता है, आसुत जल, इंग्लिश में डिस्टिल वाटर, जिसका पीएच 7 होता है। डिस्टिल वाटर का पीएच पूछे 7 लगाना है, उदासीन का पीएच पूछे 7 लगाना है, आसुत जल पूछे 7 लगाना है, वर्षा के पानी का पीएच पूछे 7 लगाना है। क्लियर। लेकिन समुद्र का पानी अगर आपसे पूछे तब आपको लगाना है 8.4, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा। खारा मतलब क्षारीय, खारा मतलब क्षारीय, क्योंकि उसमें नमक है, तो उसका कितना हो जाएगा 8.4, कहीं कहीं 8.2 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो 8.4 कितना होता है समुद्र के जल का पानी, लेकिन वर्षा का 7 होता है क्योंकि सबसे शुद्ध है। यहां अगर आओगे तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहां समझ में आ गया, 7 से कम अम्ल होगा और 7 से अधिक क्षार होगा, 7 से अधिक क्षार होगा। लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल। यह अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा।
दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। और यहां पर भी दो प्रकार के क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। अब आप कहेंगे ये क्या है? देखो, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर और प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, वीक। प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो जैसे ही 0 तक कोई भी पदार्थ पहुंचेगा वो प्रबल अम्ल होगा, और यहां पदार्थ 14 तक पहुंचेगा वो प्रबल क्षार होगा, वो प्रबल क्षार होगा। तो कुल मिलाकर यहां 0 से लेकर 6.9 तक, 6.9 तक, क्योंकि 7 में तो उदासीन हो जाएगा, तो 0 से 6.9 तक को आप दो भागों में बांट लो, दो भागों में बांट लो। मतलब कहने का मतलब यह है कि 6.9 को आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3.4 के लगभग, 3.4 के लगभग आएगा, 3.45 के लगभग आएगा। तो 3.4 के इस तरफ प्रबल अम्ल है और 3.4 के इस तरफ दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल, क्योंकि यहां पर अम्लता घट रही है और यहां पर अम्लता बढ़ रही है। वैसे यहां होगा, यहां पर अभी आप डिवाइड कर लेंगे, इस यहां से 7.1 से लेकर 14 तक, इसके बीच में जितने हैं उसको आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आधा इस तरफ, आधा इस तरफ, तो आधा इस तरफ दुर्बल क्षार होगा और आधे इस तरफ जितने पीएच हैं वो सब कैसे होंगे? प्रबल क्षार होंगे, प्रबल क्षार होंगे। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, 14 किसका होता है? तो 14 होता है सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और 0 पीएच किसका होता है? सांद्र HCl का। क्लियर है? इसको कहते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इंग्लिश में कहेंगे कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको कहते हैं कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच 14 होता है, इसका पीएच 0 होता है। लेकिन एक बात याद रखें, सांद्र लगा रहे। अब ये सांद्र का मतलब क्या है? सांद्र का मतलब होता है उस विलयन में उस पदार्थ की मात्रा अधिक होना। जैसे मान लो आप तेजाब खरीद के लाए, आप क्या खरीद के लाए? तेजाब खरीद के लाए। तेजाब एक छोटी सी बोतल में है, उस छोटी सी तेजाब की बोतल को आप कहीं पर डालेंगे तो क्या होगा? उस चीज को वो जला देगा, जला देगा, क्योंकि उसमें प्योर क्या है? प्योर तेजाब है। तो मतलब उसमें तेजाब की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, सांद्रता सबसे ज्यादा है। फिर इसी एक डब्बी तेजाब को आप 200 लीटर की टंकी में मिला दो, 200 लीटर की टंकी में मिला दो, ठीक है। फिर आप 200 लीटर की टंकी का जो तेजाब है उसको आप कहीं डालोगे तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो वो क्या हो गया? वो अब सांद्र नहीं बचा, उसमें क्या हो गया? उसमें मिलावट आ गई, किसकी? पानी की। तो अब क्या हो गया? वो अब हो गया डाइल्यूट। क्या हो गया? डाइल्यूट, है ना? डाइल्यूट। डाइल्यूट को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं यार? सांद्र, तनु। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तनु। डाइल्यूट हो गया, तनु हो गया। तो किसी भी चीज की प्योरिटी जब कम होती है तो उसको डाइल्यूट कहते हैं, तनु कहते हैं। जब प्योरिटी ज्यादा रहती है तो वो सांद्र होता है, ठीक है। तो तनु HCl का पूछे तो तनु HCl का 0 से ज्यादा होता है, मतलब है ना, 1 से लेके 1, 2, 3 के बीच में होता है। और यहां पर इसका तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछे तो 13 से थोड़ा नीचे होता है। एग्जैक्ट 14 और एग्जैक्ट 1 केवल इसका होगा, ठीक है। चलो, तो कुछ पीएच लिख लो। पीएच में आपको एक चीज याद रखना है, सोरेनसन वैज्ञानिक का नाम, इन्होंने पीएच स्कूल को खोजा था, ठीक है। जो हमारा आमाशा में HCl होता है उसका 1 से लेकर 2.4 के बीच में होता है, 2.4 के बीच में होता है, 3 तक भी पहुंच जाता है, फिक्स नहीं है ये। ब्लड का पूछे, ब्लड का फिक्स है 7.4। पानी डिपेंड करता है, खारा है तो 8.4 और अगर शुद्ध है तो 7 होगा, वर्षा का पानी जैसे। दूध का पूछे तो दूध का आपको लगाना है 6.4, दूध का आपको 6.4 लगाना है। घी का अगर पूछे तो घी का आपको 6.5 लगाना है ना। लार का पूछे तो लार का आपको 7.4 लगाना है ना। 7.4 से 6.4 के बीच में रहता है, नीचे भी आ जाता है, ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। तो इतने कुछ पीएच हैं जो आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा पीएच आपसे कभी पूछेगा भी नहीं, ठीक है। इतने पीएच आपके लिए काफी हैं।
अब एक चीज आती है बफर विलयन। बफर विलयन के बारे में कई बार पूछा जाता है। बफर विलयन के बारे में कई बार पूछा जाता है कि बफर विलयन क्या होता है ना। तो बफर विलयन का मतलब होता है, बफर का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पदार्थ का एक ऐसा घोल बनाया जाए जिससे अम्ल और क्षार मिलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसमें अम्ल और क्षार मिलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या होता है बफर विलयन। ठीक है, जैसे मान लो इसमें एक बफर विलयन हमने बनाया, अब इसमें आप अम्ल मिला दो क्षार मिला दो कोई फर्क ना पड़े, मतलब इसे कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है कि अम्ल क्षार का कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो इसमें मिलाते क्या है, इसमें मिलाते हैं एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, है ना। एसिटिक एसिड मिला दिया, फिर आपने सोडियम एसीटेट मिला दिया, सोडियम एसीटेट मिला दिया, और आपने H2O मिला दिया। ठीक है, जल मिला दिया, है ना। तो जल, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ये तीन चीजों का जो विलयन होता है ये क्या कहलाता है, बफर विलयन। फिर इसमें आप अम्ल डालो क्षार डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको बात समझ में आई, यहां तक आपको बात समझ में आई, क्लियर है सारी चीजें, है ना। बहुत बेसिक चीजें हैं। अम्ल और क्षार में मैंने आपको परिभाषाएं बता दी वैज्ञानिक के आधार पर, लिटमस पेपर में मैंने ट्रिक बता दी, आपको याद रहेगा। पीएच स्केल पर हमने बात कर ली, कुछ विशेष पीएच को भी हमने देख लिया, है ना। कुछ अम्ल की हम बात कर लेते हैं, कुछ अम्ल की हम बात कर लेते हैं, जैसे नींबू में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है ना। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना। ये कई बार पूछा है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसके बाद क्या आएगा, टमाटर के बाद इमली आता है, इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है ना। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। और बताइए, नींबू, टमाटर, इमली, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, है ना। आंवला में टैनिक अम्ल होता है, टैनिन, सॉरी आंवला में थोड़ा सा भी मुझे श्योर नहीं हूं। चाय कॉफी लिख लो, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी में कौन सा होता है, टैनिक अम्ल होता है। चाय और कॉफी में टैनिक अम्ल होता है। हाँ, दूध में, दूध लिखा है या मक्खन लिखा है या कुछ भी लिखा है, दूध की चीजें जो भी हैं सब में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है ना, लैक्टिक अम्ल होता है ना। ये चीजें मैं आपको बायोलॉजी में बता चुका हूं, है ना, ये चीजें मैं आपको बायोलॉजी में बता चुका हूं। तो इतनी चीजें याद रख लो, काम हो जाएगा आपका, है ना। साधारण नमक का सूत्र पूछे, बस यहां तक इतना अम्ल क्षार में सफिशियंट है, अम्ल क्षार में इतना सफिशियंट है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। अम्ल क्षार में इतना सफिशियंट है। अब हेडिंग डालो इंपोर्टेंट फैक्ट, हेडिंग डालो इंपोर्टेंट फैक्ट या महत्वपूर्ण बिंदु। अब कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट लिखा रहा हूं जो सामूहिक रूप से अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, जो लगभग सभी टॉपिक को छूते हैं और जिनसे जितने भी क्वेश्चन है वो अभी तक निरंतर विगत वर्षों में सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और जो सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इनको आप पढ़ना, इनको थोड़ा सा आप डेप्थ में जाने की कोशिश करना, इनसे जुड़े हुए और क्वेश्चन करने की कोशिश करना, है ना, लेकिन इतना डाटा सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से 1 बाय 1 करके एक एक लाइन छोड़कर लिखते जाइए। एग्जाम से पहले आप रिवाइज करके जाएंगे, निश्चित तौर पर 3 से 4 क्वेश्चन इससे फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 लिखें, साधारण नमक। जो आप नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड। उसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड। फिर आपसे पूछेगा कि दाहक सोडा कौन सा है, दाहक सोडा कौन सा है, तब आप लगाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, दाहक, ये क्या होता है, दाहक सोडा होता है। आपसे पूछेगा कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा भी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपसे पूछेगा धावन सोडा क्या होता है, तो धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O होता है ना, सोडियम कार्बोनेट इंटू
इंटू 10H2O, मतलब 10 पानी के अणु जुड़े हों और सोडियम कार्बोनेट हो, तो इससे जुड़ा होता है क्या होता है, धावन सोडा। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को धोएंगे तो उसमें पानी लगेगा, तो पानी के 10 अणु और सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा होता है। इसी को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, हिंदी में धावन सोडा कहते हैं। सोडा एस पूछे, सोडा एस का मतलब होता है सोडा राख। कहीं कहीं सोडा राख भी लिखा आता है, तो सोडा एस लिखा हो या सोडा राख लिखा हो, आपको लगाना है सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को सोडा एस या सोडा राख कहते हैं। बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और सोडियम बाइकार्बोनेट, तीनों में बहुत अंतर है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब जल जुड़ा है तो धावन सोडा है, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट अकेला है तो वो सोडा एस है, सोडा राख है। और सोडियम बाइकार्बोनेट है तो वो क्या है, तो वो आपका वो बेकिंग सोडा है, तो वो आपका क्या है, बेकिंग सोडा है, ठीक है। चलिए, इतना सफिशियंट है। इतने सोडे से अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं। कई बार पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब ये पेरिस में तैयार हुआ था ये पदार्थ, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट इवेंट में इसका उपयोग होता है, CaSO4, है ना, 1/H2O, मतलब जल का आधा अणु और कैल्शियम सल्फेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है। इस सीमेंट में उपयोग होता है। सीमेंट में इसके साथ और भी चीजें मिला दी जाती हैं, सीमेंट बन जाता है, ठीक है। नीला थोथा अगर आपसे पूछे, तो आपको क्या लगाना है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, ठीक है। नौसादर पूछे आपसे, नौसादर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड अगर आपको फॉर्मूले से समझ में नहीं आता तो फॉर्मूले के बगैर में आप पूरा नाम लिख लिया करो जो मैं बोलता हूं, अमोनियम क्लोराइड नौसादर कहलाता है, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट ये लिखा है यहां पर, Na2H2O3 5H2O, Na2H2O3 5H2O, ये क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। इसी को सोडियम हाइपोसल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, कितने पॉइंट हो गए, लगभग 5 से 8 पॉइंट हो गए होंगे। बस कुछ पॉइंट और करते हैं हम कवर जो इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, फिटकरी का फॉर्मूला कई बार पूछा है, फिटकरी का फॉर्मूला कई बार पूछा है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। K2SO4 Al2SO4 होल ट्वाइस इनटू 24H2O, ये आपका बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है कि ये बड़ा फॉर्मूला है, याद नहीं होता और यही आ जाता है, क्योंकि इसमें वो जब घुमा के देता है तो समझ में नहीं आता। तो K2SO4, K मतलब होता है पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, और आखिरी में जुड़ा है 24 कह रहा हूं मैं, 24 अणु किसके, पानी के, ठीक है, 24 अणु। इसका एक ट्रिक भी है बहुत अच्छी, मैं आपको बताता हूं। कासो अल्लासो 24 घंटे पानी में सो है ना, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, मैंने इसी से याद किया था। कासो अल्लासो 24 घंटे पानी में सो, कासो अल्लासो 24 घंटे पानी में सो। आप कहेंगे कैसे, देखो का से हो जाएगा K2, सो से हो जाएगा सल्फेट, है ना, कासो कैल्शियम सल्फेट हो गया, अल्लाह से Al, सो से SO, Al2SO4 हो गया, 24 घंटे पानी में सो मतलब 24H2O, पानी मतलब होता है H2O, ये फिटकरी का फॉर्मूला हो गया। एक पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कई बार आया है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस। ये होल ट्वाइस क्यों आता है ना, क्योंकि इसकी जो संयोजकता है वो 2 हो जाती है। जब देखो संयोजकता 1 है, जैसे सोडियम की संयोजकता 1 होती है तो 1 OH आकर जुड़ता है, सोडियम की संयोजकता 1 है तो 1 OH आकर जुड़ेगा,
लेकिन जिसकी संयोजकता 2 होगी तो उसमें 2 OH जुड़ेंगे, इसलिए होल्टोएस हो जाता है। जैसे कैल्शियम की भी संयोजकता 2 होती है, इसलिए इसके साथ होल्टोएस जुड़ता है। ये चूने का फॉर्मूला है, ये खाने वाला चूना है ना, ये खाने वाला चूना है, इसको लिख लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, Mg होल्टोएस OH। ठीक है। संगमरमर का फॉर्मूला आपसे पूछे, संगमरमर, है ना, तो इसका क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। प्लास्टिक बनाने के लिए उपयोगी कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन गैस। लिखते चलें आप, प्लास्टिक बनाने में उपयोगी गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन गैस होती है, एसिटिलीन को एथाइन के नाम से भी जाना जाता है, एथाइन, है ना, एथीन और एथेन। ठीक है। एथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, एथीन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एथेन है, डबल बॉन्ड है तो एथीन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन है। इसी एथाइन का व्यापारिक नाम है एसिटिलीन, है। ये देखो, ये क्या है? ये केमिस्ट्री वाले नाम है, IUPAC नाम। कई बार आपको समस्या हो जाती है, किसी बुक में ये लिखा रहता है, किसी बुक में वो लिखे रहते हैं, क्योंकि ये IUPAC नाम है और इसका मार्केट नाम है एसिटिलीन और इसका मार्केटिंग नाम है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। नेक्स्ट लिखें, वेल्डिंग में उपयोगी। तो वेल्डिंग में उपयोगी कौन सी गैस होती है? ये वाली, एथिलीन, है ना, एथिलीन प्लस ऑक्सीजन, ये लिखा है यहां पर, एथिलीन या एथीन, बात एक ही है, एथिलीन या एथीन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो वेल्डिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, इसी को दहन कहा जाता है। दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऐसा किसने बताया था? ऐसा बताया था एंटोनी लेवोजिए ने, और इसी कारण एंटोनी लेवोजिए को रसायन विज्ञान का पिता कहा गया। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, ऑक्सीजन जलने के लिए परम आवश्यक है। फल अगर आपको पकाना है तो फल एथिलीन से पकाया जा सकता है, जा सकता है फल को। ठीक है। एथेन जलने पर CO2 रिमूव करती है, एथेन जो है वो जलने पर CO2 छोड़ती है। प्रशीतक जो होते हैं, फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर है, AC है, एयर कंडीशनर है, इनमें CFC का उपयोग होता है। इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाकर ओजोन से क्रिया कर लेती है। ओजोन का मतलब होता है O3 का मतलब होता है ऑक्सीजन के 3 अणु, इसी को हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं, है ना। जब ये CFC फ्रिज वगैरह से निकलकर वातावरण में जाती है और ओजोन से क्रिया करके ओजोन को यहां से रिमूव कर देती है O2+O फॉर्म में, है ना, और ये ऑक्सीजन बन जाती है और ये O रिमूव होकर इससे क्रिया कर लेता है और ओजोन क्षरण होने लगता है ना। इसी कारण ओजोन में छेद हो चुका है, जो आपका अंटार्कटिका पर देखा गया है, लेकिन अब इसकी रिकवरी जारी है ना। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, आपका किगाली प्रोटोकॉल हो गया, इनके तहत बहुत सारी रिकवरी की जा चुकी है। खाद्य संरक्षण अगर आपसे पूछे, खाद्य संरक्षण का मतलब होता है खाने वाली चीजों की सुरक्षा। खाद्य संरक्षण का मतलब है खाने वाली चीजों की सुरक्षा हम कैसे करें? तो कुछ नहीं करना, आप ले आइए क्या? सोडियम बेंजोएट ले आइए, इसको लगा दीजिए, खाने वाली चीज कभी खराब नहीं होगी। ठीक है। जीवाणुनाशी में हम क्या प्रयोग करते हैं? आयोडोफॉर्म। क्या प्रयोग करते हैं? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3I, ये आयोडोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अचार और जो मुरब्बा होता है, उसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है? उसमें एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है, CH3COOH। इस एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है, और जो इसका उपयोग नहीं करता उन लोगों का अचार खराब हो जाता है ना। जो लोग, कई बार आपने देखा होगा, जो अचार डालते हैं, किसी का अचार चलता है, किसी का नहीं चलता। तो जो एसिटिक एसिड का प्रयोग करता है उसका अचार कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये सुरक्षित होने से उसको बचा लेता है, सुरक्षा करता है, मतलब कीड़े नहीं लगने देता, नमी वगैरह नहीं आ पाती। और जो एसिटिक एसिड नहीं डालता उसका अचार खराब हो जाता है। तो अचार हो, मुरब्बा हो, इन सभी चीजों में एसिटिक एसिड का प्रयोग करिए और अचार को लंबे समय तक बचाइए। आग बुझाने के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, क्योंकि आजकल व्यापम इसको बड़े घुमावदार तरीके से पूछता है। आग बुझाने के लिए हम क्या करें? तो एक ऑप्शन रहता है कि पानी डालें,
है ना, और लोगों को यही सही लगता है और ये सरासर गलत है। ये क्या है? सरासर गलत है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको समझाता हूं। जब कहीं आग लगती है, जब कहीं आग लगती है तो लोग कहते हैं भाई पानी डालो। लोग क्या कहते हैं? पानी डालो। पानी से आग बुझती है, ये बात ठीक है, लेकिन ये तब तक ठीक है जब तक आपको दिखता है। जब तक आपको दिखता है या पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो। लेकिन एक्चुअल में अगर आप एंटोनी लेवाजी के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो यहां पर यह गलत साबित होता है। क्यों होता है? क्योंकि पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है। पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है, और जैसे ही आग पर आप पानी डालते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पहुंच जाती है और आग और तेजी पकड़ लेती है। आग और तेजी पकड़ लेती है ना। तो थोड़ा मोड़ा कभी पानी मत डालिएगा आग में, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उससे अच्छा है कि कंबल वगैरह का उपयोग करिए, रेत डालिए, जिससे आग बुझ सकती है। लेकिन सबसे बेहतरीन कारगर उपाय है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कई बार देखा होगा, बड़े बड़े संस्थानों में आप जाते हैं तो रेड कलर का एक वो रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? अग्निशामक, है ना। अग्निशामक कहते हैं, रेड कलर का ऐसा लगा रहता है, हर कहीं बैंक वगैरह में देखा होगा। तो उसमें क्या भरी होती है? CO2 भरी होती है ना। कहते इससे आग बुझाई जाएगी, इससे आग लग जाए तो ये आग बुझाने में काम आता है अग्निशामक। ठीक है, तो वो अग्निशामक जो होता है उसमें CO2 भरी होती है। जैसे ही कहीं आग लगती है, उसको जब वहां पर उस CO2 को छोड़ा जाता है तो CO2 वहां पहुंचती है। और आपको पता है कि इस संसार में सबसे वजनदार गैस CO2 है। इस संसार में सबसे वजनदार गैस CO2 है। और जो वजनदार है वो नीचे रहेगा कि ऊपर? वो नीचे रहेगा। और जब नीचे रहेगा तो CO2 वहां पर पहुंच जाएगी और वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगी, क्योंकि ऑक्सीजन हल्की है। ऑक्सीजन हल्की है और ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी आसमान में, नीचे CO2 का वातावरण बन जाएगा। और जहां CO2 वहां आग जल ही नहीं सकती। आग वहां जल ही नहीं सकती, क्योंकि आग जलने के लिए परम आवश्यक है ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तभी दहन होगा, और दहन होगा तभी आग जलेगी। क्लियर है? आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप एक काम करिए, आज घर में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाइए या कुछ भी जला लीजिए, और उस पर एक कटोरा रख दीजिए या कटोरी रख दीजिए या कोई भी बर्तन उस पर ढक दीजिए। जैसे आप उस पर बर्तन ढकेंगे वो आग बुझ जाएगी। आप पेट्रोल में भी आग लगाएंगे और उसके ऊपर कोई बर्तन ढक देंगे तो वो आग बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ये किसने बताया था? ये लेवाजी ने बहुत 200 साल पहले, लगभग 18वीं सदी में ये चीज उन्होंने प्रूफ कर दी थी। तो इसलिए पानी नहीं, CO2 को डाला जाता है। आप कहेंगे कि जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो पानी डालती है। वो पानी केवल आपको दिखाने के लिए डालती है। वो पानी केवल आपको दिखाने के लिए डालती है, जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई पानी बहुत मात्रा में आ रहा है तो आग बुझ जाएगी। एक्चुअल में वे करते क्या हैं? वो पानी के साथ एक ऐसा केमिकल यूज करते हैं कि जैसे उस पानी में वो केमिकल मिलता है और क्रिया करके वो पानी के साथ CO2 ले जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही पानी प्रेशर के साथ आगे पहुंचता है और उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जो CO2 को रिलीज करता है, और उस पूरे वातावरण में CO2 हो जाती है, और फायर ब्रिगेड जैसे ही पानी डालती है और तुरंत आग बुझ जाती है। क्योंकि एक से भले दो, वो दोनों चीजों का प्रयोग करते हैं। CO2 भी पहुंचा देते हैं और पानी भी पहुंचा देते हैं, इसलिए तुरंत आग बुझ जाती है। लेकिन कभी आपसे पूछे कि बिजली के सर्किट में जब आग लगती है तब किससे बुझाई जाती है? ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। तब वहां ना आप पानी डालेंगे, ना आप कंबल डालेंगे, ना आप रेत डालेंगे, ना आप फायर ब्रिगेड बुलाएंगे, और ना आप CO2 का उपयोग कर पाएंगे। आप अग्निशामक से भी उसको बुझाएंगे ना तो आग नहीं बुझ सकती, क्योंकि वो आग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों का क्षय है, और इलेक्ट्रॉनों का क्षय स्पायरिंग के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो बिजली की आग कभी भी आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। क्या सही आंसर होता है? CCl4। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत बार पूछा जा रहा है। अब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से बिजली की आग को बुझाया जाता है। बात क्लियर है? और सामान्य आग को CO2 के द्वारा बुझाया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए 1 बाय 1 करके, क्योंकि अभी आपको तुरंत सुनने में ऐसा लगेगा कि याद हो गया, तुरंत सुनने में ऐसा लगता है कि याद हो गया, और वास्तविक तौर पर तुरंत याद हो भी जाता है। लेकिन 3 दिन बाद आप इसको रिकॉल करके देखेंगे तो आप वहां ऑप्शन कैसे आएंगे? CCl3, CCl2, CCl4, CCl। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार 3 था कि 2 था कि 4 था, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाइए और उसको एग्जाम के पहले रिवाइज करिए। कहां थे हम?
आग बुझाने में CCl4 का उपयोग किया जाता है और सामान्य आग को CO2 से बुझाया जाता है। नेक्स्ट, ड्राई क्लीन। कई बार आपने सुना होगा ड्राई क्लीन करवा लो कोट की। ड्राई क्लीन को हिंदी में कहा जाता है सूखी धुलाई। ड्राई क्लीन लोग समझते हैं, लेकिन व्यापम लिख के देता है सूखी धुलाई। तो सूखी धुलाई जब लिख के देता है कि सूखी धुलाई में किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि अरे सूखी धुलाई क्या है। धुलाई भी कभी सूखी हो सकती है क्या? किसी भी कपड़े को धोना है और वो सूखा धुल जाए, ऐसा संभव कैसे है? लेकिन है सूखी धुलाई। जैसे हम इंग्लिश में ड्राई क्लीन समझ में आता है, लेकिन सूखी धुलाई समझ में नहीं आता। इसके लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? टालुइन का। किसका उपयोग किया जाता है? टालुइन का। अब आप कहेंगे टालुइन क्या है? तो एक अभिकर्मक है। जब बेंजीन का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है और C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जब इस C6H6 से आप एक मैथिल ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है, तो मैथिल बेंजीन बनता है, इसी को टालुइन कहा जाता है। या फिर यहां पर आप बॉन्डेड करके CH3 लगा दीजिए, ये मैथिल बेंजीन बन गया, इसी को टालुइन कहा जाता है और इसी का उपयोग ड्राई क्लीन में या सूखी धुलाई में लोग करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि कपड़ों के कीड़े मारने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो कपड़ों के कीड़े मारने के लिए नेप्थलीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नेप्थलीन। अब आप कहेंगे क्या है नेप्थलीन? जब एक बेंजीन है तो ये बेंजीन है, जब दो बेंजीन है तो ये नेप्थलीन है, और जब ये तीन बेंजीन है तो ये एंथ्रासीन है। इस चीज को याद रखिए, एक डब्बा बेंजीन, दो डब्बे नेप्थलीन और तीन डब्बे एंथ्रासीन। एक चीज और नोट करके लिख लेना कि नेप्थलीन एक इंडिकेटर है। नेप्थलीन क्या है? एक इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर क्या है? बहुत सारी प्रयोगशालाओं में जब एक चीज का प्रयोग दूसरे पे करते हैं, तब वहां कुछ पदार्थों को इंडिकेट करने के लिए, संकेत देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसको नेप्थलीन कहते हैं। ठीक है। हंसने वाली गैस कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट IMP। ये तीन क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। हंसने वाली गैस, भोपाल त्रासदी वाली गैस और आंसू गैस, जिससे आंसू आते हैं। ये तीन गैसें बहुत पूछी जाती हैं, है ना, क्योंकि ये व्यवहारिक तौर पर उपयोग होने वाली गैसें हैं। तो हंसने वाली गैस आपसे कभी पूछा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है। पूरा नाम भी लिखा सकता है, फॉर्मूला भी लिखा सकता है, इसलिए दोनों चीजें लिख के चलना। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हंसने वाली गैस है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। साइनाइड इस तरीके से होता है और आइसोसाइनाइड इस तरीके से होता है। एन पहले आ जाता है, सी बाद में चला जाता है। और साइनाइड एक प्रकार का जहर है। साइनाइड एक प्रकार का जहर है जिससे बहुत सारे कीटनाशक बनाए जाते हैं। और ये रिलीज हुई थी 1984 में, 2 से 3 दिसंबर रात 12 बजे की बात है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, वहां से गैस रिलीज हुई और इस गैस से जितने भी जीव जंतु संपर्क में आए सभी नष्ट हो गए। ठीक है। अभी एक सेट में मैंने देखा था, ये पूछा था कि इस भोपाल गैस त्रासदी में भोपाल के कितने वार्ड प्रभावित हुए थे। आप समझो कि लेवल एग्जाम का कहां तक पहुंच रहा है, और लोगों को यही पता नहीं है कि 1984 में हुई थी कि 85 में हुई थी। तो डेट, सन, गैस और अब वार्डों की संख्या तक पूछ लिया है, तो लगभग 36 वार्ड उसमें प्रभावित हुए थे भोपाल के, है ना। और गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड है, कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड है, इसके मालिक एंडरसन थे और फिर वो छूट गए थे। लगभग उन्होंने $2100 पे किया था और बात खत्म हो गई थी। अब बात करते हैं आंसू गैस की, है ना। आंसू गैस जो पुलिस वगैरह छोड़ती है और जिससे आंसू निकलने लगते हैं, तो उस गैस का नाम लिखो जल्दी से, क्लोरो एसीटोफिनोन। उस गैस का नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन। तो क्लोरो एसीटोफिनोन गैस से लगातार आपके आंसू आते हैं और आप वहां से, ये भीड़ भगाने के लिए किया जाता है। जहां भीड़ इकट्ठा होती है, मॉब लिंच जैसी घटनाओं की स्थिति बन जाती है, तो वहां पुलिस आंसू गैस या क्लोरो एसीटोफिनोन का उपयोग करती है और भीड़ शांत हो जाती है। नेक्स्ट, पीड़कनाशी या ज्वरनाशी दवा कौन सी है? पीड़कनाशी या ज्वरनाशी, है ना। ज्वर का मतलब होता है बुखार और पीड़क का मतलब होता है पीड़ा।
जब बुखार होगा तो आपके शरीर में पीड़ा होगी, तो बुखार को खत्म करने वाली और पीड़ा को खत्म करने वाली जो दवा है उसका नाम है एस्प्रिन। क्या नाम है? एस्प्रिन, है ना। इसी का डेरिवेटेड फॉर्म डिस्प्रिन भी है जो सिर का दर्द दूर करती है, और अब तो सबसे कारगर पैरासीटामोल है। फिर नेक्स्ट लिखें एलपीजी। घर में आप एलपीजी का उपयोग करते हैं, पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें होता क्या है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। इसमें ब्यूटेन होता है और इसमें प्रोपेन होता है। ये दो चीजें मिलकर क्या बनती है? आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनती है। तो जो आपके घर में आप सिलेंडर का उपयोग करते हैं उसमें ब्यूटेन होती है और प्रोपेन होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन के साथ एक चीज और मिलाई जाती है, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन ऐसी गैसें हैं, कैसी? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। कुछ नहीं है इनमें, रंग भी नहीं है, गंध भी नहीं है और स्वाद भी नहीं है। जब इसमें गंध नहीं है तो जब इसका लीकेज होता है तो पता ही नहीं चलता गैस की रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही। इसलिए इसमें एक चीज मिलाई जाती है जिससे गैस जब लीक हो तो पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। उस पदार्थ का नाम है मिथाइल मरकप्टेन। ठीक है, तो गैस जो आप जलाते हैं वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, लेकिन गंध इसके द्वारा आती है ना, क्योंकि इसी को लगा देते हैं लोग, है ना, कि इसी में गंध आती है। नहीं, जबकि ये कैसी गैसें हैं? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। जो आपको तीक्ष्ण गंध आती है वो मिथाइल मरकप्टेन के कारण आती है, एक रिएजेंट है। ठीक है, तो ये एलपीजी की बात हो गई। कीटाणु जो मच्छर वगैरह होते हैं इनको खत्म करने के लिए डीडीटी का उपयोग किया जाता है ना। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टेट्राक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म है डीडीटी का, इसका छिड़काव किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, लाल दवा। लाल दवा किसे कहते हैं? लाल दवा किसे कहते हैं? ये कई बार आया है। लाल दवा कहते हैं KMnO4 को। किसे कहते हैं? KMnO4 को। KMnO4 का पूरा नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। इस लाल दवा का उपयोग कीड़े मारने में, सफाई करने में, बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होता है। बस आप इतना याद रखें। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, बुलेट प्रूफ कांच। बुलेट प्रूफ कांच, हाँ देखा होगा आपने, आजकल बहुत वीआईपी गाड़ी जाती हैं, गोली वोली मार दो तो कुछ नहीं होता। तो बुलेट प्रूफ जो कांच होता है वो किससे बनता है? पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीकार्बोनेट इतना कठोर होता है कि बुलेट को भी क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है ना, वापस भेज देता है। तो बुलेट प्रूफ कांच जो होता है वो आपका पॉलीकार्बोनेट से बनता है। लेकिन आपसे बुलेट प्रूफ जैकेट पूछे, बुलेट प्रूफ जैकेट पूछे तो ये बनता है पॉलीएमाइड से। पॉलीएमाइड से, देखो कितना अंतर है, यही खेल हो जाता है। या तो व्यक्ति को पॉलीकार्बोनेट पता होता है या पॉलीएमाइड पता होता है, जरा सा अंतर है, वो आंसर बदल जाता है। तो कांच पूछे पॉलीकार्बोनेट और जैकेट पूछे तो पॉलीएमाइड। अब इस पॉलीएमाइड में भी 3-4 प्रकार हैं, 3-4 प्रकार हैं, और उनमें से किस प्रकार से जैकेट बनती है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, वैसे तो आप इतना याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर कौन सा पॉलीएमाइड है, उससे कौन जैकेट बनती है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम क्या है, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप लिख पाते हैं तो आपकी बहुत बेहतर तैयारी है। अग्नि रोधी वस्त्र, समझ में आया है ना? आपने द बर्निंग ट्रेन देखी है कभी? द बर्निंग ट्रेन, एक फिल्म आई थी द बर्निंग ट्रेन। उस ट्रेन में, पूरी ट्रेन में आग लग जाती है। फिर आग लग जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इस आग में जाएंगे, तो फिर वो आग के अंदर चले जाते हैं और बढ़िया तरीके से लोगों को बचा लेते हैं। वो जलते नहीं है। क्यों नहीं जलते? क्योंकि वो अग्निरोधी वस्त्र पहन के जाते हैं। अब बस क्वेश्चन यही आता है कि अग्निरोधी वस्त्र बनते कैसे हैं, है ना? एक पदार्थ होता है जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता, है ना। गांव वगैरह में मैंने जब छोटा था तब मैंने देखा था कि कुछ व्यक्ति आए थे कपड़े बेचने, है ना, कपड़े बेचने आए थे, साड़ी बेचने आए थे। तो वो इस तरीके का डेमो देते थे कि देखो हम ऐसे कपड़े बेच रहे हैं कि जो आग से भी नहीं जलते। और वास्तविकता में सही बात थी। आग इस तरीके से लाइटर से वो वस्त्रों को जला के बताते थे और वो वस्त्र नहीं जलते थे। मतलब आग का कोई भी प्रतिक्रिया उन पर नहीं होता। तो ऐसे वस्त्र किस चीज से बनते हैं? एस्बेस्टॉस से। एस्बेस्टॉस। अब आप कहेंगे ये क्या है? एस्बेस्टॉस कुछ नहीं है, एक प्रकार का खनिज है। जितने भी नाम आपको समझ में नहीं आते, जैसे एस्बेस्टॉस है, क्वार्टज है, कॉरेंडम है ना, ये सब धरती से निकलने वाले पदार्थ हैं। ठीक है,
तो एस्बेस्टॉस एक ऐसा पदार्थ है जिस पर अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब अग्निरोधी है। और इसी से क्या बनता है, अग्निरोधी कपड़े बनाए जाते हैं ताकि कहीं भी जाकर आग जैसी समस्याओं से निपटारा पाया जा सके। नेक्स्ट, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में किस रेजेंट का उपयोग किया जाता है ना। जो फोटोग्राफी होती है उस पर एक रेजेंट लगाया जाता है जिससे चित्र उभर आते हैं, तो उसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड, जो टमाटर में पाया जाता है, लेकिन टमाटर का उपयोग नहीं होता, इस बात को याद रखें। कॉइल, कौन सी कॉइल, जो मच्छर जो होते हैं आपके, तो आप मोर्टीन वगैरह लगा देते हैं तो मोर्टीन कॉइल होती है। उस कॉइल में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो मच्छर को मार देता है, तो उसका नाम है पाइरोरिथ्रिन। क्या नाम है, पाइरोरिथ्रिन। पाइरोरिथ्रिन होता है, इसके द्वारा मच्छर मर जाते हैं। पेट्रोल में एंटी नॉकिंग रिएजेंट मिलाया जाता है, उसका नाम क्या है, एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग को हिंदी में कहा जाता है अविस्फुटन संख्या। आप कहेंगे अविस्फुटन संख्या क्या है। अविस्फुटन संख्या का मतलब है कि जब आप वाहन चालू करते हैं तो वाहन में जो ईंधन है वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ईंधन जला, ऊर्जा मिली और गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस ईंधन से ऊर्जा नहीं मिलती, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, बल्कि ये ईंधन कन्वर्ट हो जाता है ध्वनि में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ध्वनि में। मतलब ये ईंधन गाड़ी के अंदर सही से जल नहीं पाता और ध्वनि के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसी को कहते हैं अविस्फुटन संख्या, है ना। तो हमारे वाहनों में कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसका उपयोग होता है और ईंधन ध्वनि में नहीं बदल पाता बल्कि ऊर्जा में ही कन्वर्ट होता है और गाड़ी बढ़िया तरीके से चलती है। कई बार आपने देखा होगा गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट तो नहीं होती बल्कि एकदम से आवाज आती है, बहुत ज्यादा तेज फट फट की आवाज आती है ना। जो तेज ध्वनि की आवाज आती है चालू करने पर, तो उसमें जो आपका ईंधन है वो डायरेक्ट ध्वनि में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अविस्फुटन संख्या कम है उसकी, है ना। तो उसके लिए टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड मिला दो तो ये संख्या कम हो जाती है, ठीक है। घावों की धुलाई के लिए बोरिक अम्ल का उपयोग होता है। जल्दी जल्दी लिखें, घावों की जो धुलाई है, जैसे घाव है तो उसकी धुलाई के लिए बोरिक अम्ल का उपयोग होते हैं। वाहन का जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, आप जानते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक चीज और निकलती है जो आप नहीं जानते, प्लम्बम। क्या निकलता है, प्लम्बम। इसी प्लम्बम को सीसा कहते हैं, इसी प्लम्बम को लेड भी कहा जाता है, इसी प्लम्बम को लेड भी कहा जाता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वाहन में निकलता है। अब मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। इनको आपको बिल्कुल फिक्स रखना है, बाद में आपको दूसरा डाटा याद करना है। ये विगत वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। इटाई रोग। इटाई रोग कैसे होता है, कैडमियम से। कैडमियम एक खतरनाक तत्व है। जब ये कैडमियम किसी भी तरीके से आपके शरीर के अंदर जाता है तो इटाई रोग हो जाता है। इसमें आपकी इटाई में अस्थि भंगुर, मांसपेशियां भंगुर और विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं, तो कैडमियम से होता है। फिर एक होता है मिनी माता। मिनी माता माता जैसा है, जैसे छोटी माता बड़ी माता होती है चिकन बॉक्स, उसी तरीके से है। इसमें शरीर इतना भयानक हो जाता है कि आप कहेंगे कि ये क्या है। अगर आपको इटाई और मिनी माता रोग को समझना है तो आप गूगल पर डालिए। जैसे गूगल पर डालेंगे तो इसकी पिक आएगी, इससे इन्फेक्टेड व्यक्ति की पिक आएगी और आप उसको देखकर डर जाएंगे, ठीक है। मिनी माता का मैं यहां चित्र नहीं बना सकता, बल्कि आप गूगल पर टाइप करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। याद बस ये रखना है कि मिनी माता किससे होता है, पारा से। पारा मतलब Hg, इसी को इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। इसी को, हाँ, व्यापम क्या लिख के देने लगा, पारा को लिख के देता है पारद। समझ में नहीं आता, पारा सही नाम है, पारद लिख के देने लगा, मरकरी लिख के आ जाता है, ठीक है। मर्क्यूरस भी लिख के आ जा सकता है। तो इससे अगर ये खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से आपके अंदर जाता है तो मिनी माता रोग हो जाएगा। ब्लैक फुट रोग कब होगा, काला पांव, जब आपके अंदर आर्सेनिक चला जाएगा। आर्सेनिक भी एक खतरनाक तत्व है, ये आपके अंदर जाता है तो ब्लैक फुट हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम कब होता है, जब आपके अंदर नाइट्रेट चला जाए, NO2। जब आपके अंदर नाइट्रेट चला जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नाइट्रेट जब बच्चों के अंदर जाता है
तो बच्चों का शरीर नीला पड़ जाता है, ब्लू बेबी, मतलब छोटा सा जो बच्चा है वो नीला पड़ जाता है, किससे? नाइट्रेट से। ठीक है, नीला क्यों पड़ता है? क्योंकि ये नाइट्रेट जाकर ब्लड से क्रिया कर लेता है और ब्लड ऑक्सीजनेट ना होकर नाइट्रेट जनरेट हो जाता है और पूरी बॉडी नीली दिखने लगती है। जब NO2 ऑप्शन में ना हो तो आप MO लगा देना। MO का मतलब होता है मॉलिब्लेडिनम। मॉलिब्लेडिनम। बिल्सन रोग, बिल्सन है ना, बिल्सन। बिल्सन रोग किससे होता है? कॉपर से। जब आपके अंदर कॉपर अधिक मात्रा में चला जाए, वैसे तो थोड़ा कॉपर फायदेमंद होता है, अधिक जाए तो विल्सन रोग होता है। ठीक है, ज्यादा अगर लोहा चला जाए तो लोहमयता हो जाता है, Fe। लोहा अगर ज्यादा चला जाए आपके शरीर में तो लोहमयता हो जाता है, और लोहा अगर आपके शरीर में कम हो जाए तो आपको एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया। तो आयरन की कमी एनीमिया और आयरन की अधिकता लोहमयता। ठीक है, लोहमयता, लोहमयता। एक चीज और नॉक नीक सिंड्रोम, एक रोग होता है नॉक नीक। नॉक नीक सिंड्रोम भी एक छोटा सा रोग है जो अधिकांश तौर पर बहुत सारे व्यक्तियों में देखने को मिलता है, लेकिन व्यक्ति नहीं समझते कि ये कैसे होता है। तो जाने अनजाने में कुछ चीजें हम ऐसी खा लेते हैं, उससे भी नॉक नीक सिंड्रोम हो जाता है। तो नॉक नीक जो सिंड्रोम है, ये फ्लोराइड, जब आपके अंदर अधिक फ्लोराइड की मात्रा जाती है बॉडी में, है ना, खान पान ठीक नहीं है ना, बहुत सारे कॉस्मेटिक का आप उपयोग कर रहे हैं, है, और ये कॉस्मेटिक बहुत ज्यादा टॉक्सिक है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन आप फिर भी लगाए जा रहे हैं जबरदस्ती में। ठीक है, आपको ये पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कब खाना है। तो फिर उसका एक भावी परिणाम निकल के मिलता है नॉक नीक सिंड्रोम के माध्यम से, है ना, फ्लोराइड की मात्रा। अब देखो, लोगों को खुद भी पता नहीं होता, वो बेचारे क्या करें कि फ्लोराइड किस में है और किस में नहीं है, किस में है और किस में नहीं। हम किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, उसमें फ्लोराइड है भी कि नहीं है, ये पता ही नहीं है। तो लोग निरंतर करते जाते हैं और एक फिर अवस्था आती है कि जहां से लौट पाना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि नेचुरल जितना ज्यादा रहें उतना ही बेस्ट है आज के समय में, है ना, और बाकी आप समझदार हैं। नेक्स्ट आता है अम्लराज। अम्लराज किसे कहते हैं? देखो, बड़ा कंफ्यूजन है। अम्लराज पूछे और अम्लों का राजा पूछे, कुछ लोगों को लगता है कि एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपसे अम्लराज पूछे तब आपको लगाना है HNO3 प्लस HCl। इन दोनों का मिश्रण अम्लराज कहलाता है और अम्लों का राजा H2SO4 कहलाता है। क्या समझे? अम्लों का राजा का मतलब है जो सारे अम्लों में राजा है, वो अम्लों का राजा है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, अम्लों का राजा है। लेकिन अम्लराज को इंग्लिश में एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। इस नाम को याद रख लेना, एक्वारेजिया, है ना। इंग्लिश में एक्वारेजिया कहते हैं, लेकिन ये हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया HNO3 प्लस HCl। HNO3 3 होगा और HCl 1 होगा। ठीक है, सॉरी, HCl 3 और ये 1, 3:1 में होगा। तो ये एक्वारेजिया कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ये जो ज्यादा हार्ड चीजें होती हैं उनको गलाने के लिए, घोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मलेरिया में कौन सी दवा उपयोग की जाती है? तो मलेरिया में आपको पता है बहुत अच्छे से, कुनैन का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये बच्चा क्वेश्चन हो चुका है। कुनैन, है ना, क्लोरोक्विन भी लिखा रह सकता है, क्लोरोक्विन या कुनैन दवा का उपयोग मलेरिया में होता है। मिलती किससे है? सिनकोना से। सिनकोना के किस भाग से? छाल से, है ना। सिनकोना कहां होता है सर्वाधिक? तो ये इंडोनेशिया में। कहां होता है? इंडोनेशिया में। लेकिन अब ऑप्शन में कुनैन नहीं आता, क्योंकि कुनैन बच्चों को पता है। एक और दवा होती है जिसका उपयोग होता है मलेरिया के उपचार में, जिसका नाम है आर्ट्रीदर का एक इंजेक्शन होता है ना, आर्ट्रीदर, या कहीं कहीं आर्टमीदर भी लिखा रहता है, आर्टमीदर। तो आर्ट्रीदर का उपयोग भी मलेरिया में उपयोग किया जाता है। जितने भी जहर हैं, कौन से? चाहे बिच्छू का जहर हो, चाहे चींटी का जहर हो, चाहे सांप का जहर हो, है ना। चींटी काटती है आपको, सांप काटता है, बिच्छू काटता है, छिपकली काटती नहीं है, छिपकली की त्वचा में जहर होता है।
छिपकली की त्वचा में जहर होता है। ठीक है, छिपकली आपको काट ले आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन छिपकली की त्वचा आपसे टच हो गई और वो त्वचा कहीं कटे स्थान पर टच हो गई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी जहां जितने भी जीवों में जहर है वो जहर क्या है, HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। नाम लिखो फॉर्मिक अम्ल, नाम लिखो फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, एक प्रकार का जहर होता है और जो सभी जंतुओं में पाया जाता है, सांप हो, चिट्टी हो, चींटी हो, बिच्छू हो या छिपकली हो। एक बात याद रखना, सभी के दांतों में होता है, बिच्छू की पूंछ में होता है, बिच्छू की पूंछ में होता है और छिपकली की त्वचा में जहर होता है और इसे फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। सिंदूर, जो लड़कियां होती हैं, सॉरी जो औरतें होती हैं जो सिंदूर लगाती हैं, वो सिंदूर किससे बनता है, तो वो सिंदूर बनता है लेड, PeB3O4, लेड ऑक्साइड। किससे बनता है, लेड ऑक्साइड। तो प्लम्बम और ऑक्सीजन के मिश्रण को लेड ऑक्साइड PeB3O4 को सिंदूर कहा जाता है। ठीक है, बर्तन पर जो लेप होता है, बर्तनों पर जो लेप होता है वो टेफ्लॉन का होता है। किसका, टेफ्लॉन, है ना। इससे बर्तन कठोर हो जाते हैं, बर्तनों को फिर गरम गरम भट्टी पर रखो तो बर्तन पिघलते नहीं हैं। कारण क्या है, टेफ्लॉन का लेप होता है, टेफ्लॉन का लेप होता है। और इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग काय में होता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है डायनामाइट में, है ना, डायनामाइट। अब ये डायनामाइट क्या है, तो डायनामाइट से पहाड़ तोड़ा जाता है, डायनामाइट से पहाड़ तोड़ा जाता है। इसको एक प्रकार का बम है ना, एक प्रकार का बम है और इससे इसको फोड़ के पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है जिससे गिट्टी बनती है। तो डायनामाइट में क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, लिख लो आप नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग डायनामाइट में किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल। किसने किया था, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल। पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल। और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है लगातार, है ना। अभी हाल फिलहाल में फिर से नोबेल पुरस्कार दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है ना। स्वीडिश एकेडमी है वो इसको देती है। तो ये सब बातें हो चुकी हैं। बस लास्ट, वनस्पति घी। वनस्पति का मतलब होता है पौधे। पौधों से क्या निकाला जाता है, घी। पौधों से क्या निकाला जाता है, घी। एक घी आपका सामान्य होता है जिसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन एक घी होता है वनस्पति घी, जो किससे प्राप्त होता है, वनस्पति से। पौधों से घी बनाने की तकनीक क्या कहलाती है, तो आपको लगाना है हाइड्रोजनीकरण। क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति पौधों का जब हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, इंग्लिश में कहेंगे हाइड्रोजनेशन। क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन से घी बन जाता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होती है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन की उपस्थिति में। लेकिन अगर आपसे उत्प्रेरक पूछे तो उत्प्रेरक आपको लगाना है निकिल। क्या लगाना है, निकिल। वनस्पति से वनस्पति घी किस तत्व से बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन से। किस विधि से बनाया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण से। किस उत्प्रेरक से बनाया जाता है, निकिल से। क्लियर है। तो ये सी एक ही चीजों में बहुत सारी चीजें पूछी जाने लगी हैं, जिससे बच्चों में आज के समय में बहुत कंफ्यूजन है। बच्चे पढ़ते बहुत हैं, नो डाउट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पढ़ते हैं आज के समय में बच्चे, लेकिन सही से आंसर टिक नहीं होता, सही से चीजें हम कर नहीं पाते, क्योंकि एक ही चीज में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं और हम एक चीज पढ़ लेते हैं और फिर वो गलत होती है। तो आज के इस लेक्चर में आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आज हमने लगभग सभी फैक्टरों को कवर किया है और एक अच्छे लेवल से मैंने केमिस्ट्री को समाप्त किया है। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, लेकिन मेरा हिसाब से इतना डाटा सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़िया तरीके से आप तैयारी करिए, है ना। वैकेंसी भी बहुत सारी आ चुकी हैं। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।